नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई है यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं और आपको किसी भी कस्टमर का एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारे वीएलई ऐसे भी होंगे जिनको कि अपने डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा मिनिमम एक एनपीएस करने के लिए कहा गया होगा। बहुत सारे वीएलई ऐसे भी होंगे जिनको नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना यानी एनपीएस और एपीवाई दोनों में डिफरेंस नहीं पता है, तो इस वीडियो में उसके बारे में भी डिटेल्स में बात किया जाएगा। यानी कि एनपीएस और एपीवाई दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें क्या बेनिफिट है और किसको कौन सा अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ नेशनल पेंशन स्कीम में अप्लाई करने का क्या प्रोसीड्योर रहेगा। वीएलई चाहे तो खुद के लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में आवेदन कर सकता है या फिर किसी भी कस्टमर का नेशनल पेंशन स्कीम में अप्लाई कर सकता है। दोनों का प्रोसीड्योर सेम ही रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह का सीएससी रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का सीएससी रिलेटेड कंटेंट मैं मेरे चैनल पे हमेशा ही लाता रहता हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सीएससी पोर्टल से एनपीएस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा जो विंडो है इसको ओपन कर लेना है और सर्च जो बार है यहाँ पे टाइप करना है एनपीएस। एनपीएस टाइप करने के बाद ही एनपीएस पेंशन स्कीम आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम का जो ऑफिशियल साइट है कुछ इस प्रकार आपके सामने आ जाएगा। आप चाहे तो सभी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको वीएलई लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह से आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। तो आप अपना जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है कैप्चा डालने के बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको अपना जो भी कस्टमर है उसको रजिस्ट्रेशन करना है। देन आप चाहे तो यहाँ से पेंशन कैलकुलेटर है, आप चाहे तो पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं या एनपीएस ऑटो डेबिट स्लिप एसआईपी आप इसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ सर्विस रिक्वेस्ट और एनपीएस माइनर्स रजिस्ट्रेशन बहुत सारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको अपना कस्टमर रजिस्ट्रेशन करना है। तो कस्टमर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सिंपली कस्टमर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दो तरह का ऑप्शन दिख जाएगा, एक है कर्वी, एक है एनएसडीएल। तो ज्यादातर कर्वी से ही आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि कर्वी से ज्यादा बेहतर होता है। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं फिलहाल हेल्प बाय डीएम ऑप्शन को सिलेक्शन करूंगा और आपका जो भी डीएम है उसका नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्शन कर देना है और जो भी कस्टमर है आपको उसका यहाँ पे पैन नंबर टाइप कर देना है और डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर वीएलई खुद का एनपीएस अप्लाई कर रहा है तो वीएलई खुद का ही आप यहाँ पे पैन नंबर टाइप करेंगे और अपना जो पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ है देने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सब्सक्राइबर जो नेम है यहाँ पे आप कस्टमर का नाम डालेंगे। अगर वीएलई खुद से अप्लाई कर रहा है तो आप यहाँ पे अपना जो नाम है इसको डालेंगे। साथ ही साथ आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर नेम एज पर पैन यानी कि आपके पैन कार्ड पर जो भी नाम है आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर आप कस्टमर का कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पर कस्टमर का पैन नंबर टाइप करेंगे, साथ ही साथ मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और पैन नंबर आप यहाँ से फिर से आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ ये जो कैलेंडर है यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है और आपका कोई भी वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पर टाइप करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। और मोबाइल नंबर टाइप करने के दौरान आपको याद रखना है आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सारा चीजें को टाइप कर लिया हूँ और मैं फिलहाल कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी को सिंपली आप यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर ऑनलाइन आधार और परमानेंट अकाउंट नंबर दो तरह का ऑप्शन आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे ऑनलाइन आधार वाला ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे और सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आप किसी कस्टमर का एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं और उस कस्टमर का डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मैं अभी अपना यानी कि वीएलई खुद से ही खुद का अप्लाई कर रहा है और उसका
डिजी लॉकर में अकाउंट है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे डिजी लॉकर पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया। अगर आप किसी कस्टमर का अप्लाई करते हैं और उसका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है, तो आपको यहाँ पर डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा और आप इजीली उसको क्रिएट करके देन आप डिजी लॉकर जो अकाउंट है उसमें लॉगिन होंगे। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पे मेरा आधार नंबर और कैप्चा टाइप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपका आधार रजिस्टर्ड जो नंबर है, यानी कि आप जिस भी नंबर से अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट किए थे उस नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी सिंपली आपको इस बॉक्स पे फिल कर देना है, देन आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगला पेज में आपको डिजी लॉकर का जो पिन है आपको डालने के लिए बोला जाएगा। डिजी लॉकर पिन डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको डिजी लॉकर का पासवर्ड यानी कि पिन पता नहीं है तो नीचे आपको फॉरगेट का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आप इजी तरीके से फॉरगेट कर लेंगे और फॉरगेट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अलाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डिटेल्स है डिजी लॉकर अकाउंट से ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा। आपको मैनुअली बहुत सारा जो डिटेल्स है फिल करना नहीं है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे भी आएंगे जो कि मैनुअली फिल करना होगा। तो आइए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन है। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है और आधार से जो भी फोटो है, डेट ऑफ बर्थ है, कंप्लीट आ जाएगा। आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अगला पेज कुछ इस तरह से देखने के लिए आपके सामने मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन ब्लैंक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे सैल्यूएशन ब्लैंक है, यानी कि आप अपने नाम के पहले क्या लगाते हैं, श्री, श्रीमती, कुमारी, तो आपको अपना जो भी सैल्यूएशन है सिलेक्शन कर लेना है। साथ ही साथ प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा, यानी कि टाइप करना होगा। और भी कई सारे बॉक्स है जो कि ब्लैंक होगा, आपको सारा को फिल कर देना है और यहाँ पे आपको अपना जो भी मदर्स नेम है आपको टाइप करना है, यानी कि जिस कस्टमर का आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ उसका आपको यहाँ पे मदर्स नेम टाइप करना है। साथ ही साथ उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डिवोर्स, जो भी है सिंपली आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल्स, यानी कि जिसका आप एनपीएस अप्लाई कर रहे हैं वो काम क्या करता है, होम मेकर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है या प्राइवेट सेक्टर में कोई काम करता है या कोई पब्लिक सेक्टर में काम करता है। तो जो भी पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सिंपली आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्शन करना है और इनकम रेंज क्या है अप टू 1 लाख से लेकर 5 लाख, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ के 2 तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे नो रहेगा और रिलेटेड टू फिजिकली एक्सपोर्ट पर्सन आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो ही रहेगा। तो सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान देना है, नेम टू बी प्रिंटेड ऑन प्रान कार्ड, यानी कि ये प्रान कार्ड क्या होता है, जब आप एनपीएस में अप्लाई करते हैं तो आपको एक कार्ड दिया जाता है। आप चाहे तो अपने ईमेल पर भी मंगा सकते हैं कार्ड को और आप चाहे तो फिजिकल भी उस कार्ड को मंगा सकते हैं। अगर आप फिजिकल मंगाएंगे तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा यानी 40 रुपीज़ के आसपास आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फादर्स का नाम ही उस कार्ड में प्रिंटेड हो तो आप यहाँ पे फादर सिलेक्शन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मदर्स का नाम उस कार्ड में प्रिंट हो तो आप यहाँ पे मदर्स ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे। तो सारा चीज़ों को फिल करने के बाद आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आई एम ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट एसी रहेगा और यूएस पर्सन में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी सिलेक्शन नहीं करूँगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये जो बॉक्स है यहाँ पर चेक इन रहेगा, आपको सिर्फ सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसी के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आपके सामने टियर 1 सिलेक्टेड रहेगा और आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे आप देख सकते हैं टियर 1 टियर 2 में क्या बेसिक डिफरेंस है। आप चाहे तो इन सबको सारा पढ़ सकते हैं। मैं फिलहाल इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैंने सिंपली
सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक किया हूं और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको अपना जो भी बैंक अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड टाइप करना है और आईएफएससी कोड टाइप करने के बाद ही उस बैंक का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप अपना जो भी अकाउंट नंबर है, अगर सेविंग है तो सेविंग को सिलेक्शन करेंगे, अगर करंट अकाउंट है कस्टमर का तो आप यहाँ पे करंट ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे। तो मैं फिलहाल सेविंग ऑप्शन को सिलेक्शन करता हूँ और अपना जो भी अकाउंट नंबर है टाइप करने के बाद फिर से कंफर्म अकाउंट नंबर पे टाइप करता हूँ और सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिलेगा और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अनमैरिड सिलेक्शन किया था, तो इसीलिए मेरे सामने यहाँ पर रिलेशन में सिर्फ फादर, मदर और अदर्स का ही ऑप्शन आया। अगर आप यहाँ पे मैरिड सिलेक्शन करते तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलता और आप उनमें से किसी भी को अपना यहाँ पर नॉमिनी ऐड कर सकते हैं और उसका आप जो भी आपका पेंशन अमाउंट होगा उसका कितना परसेंट उस नॉमिनी को मिलेगा, आप यहाँ से परसेंट को भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका जो भी पेंशन फंड है, फॉर एग्जांपल आपका टोटल 100 रुपीज़ है और आप चाहते हैं 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ आपके वाइफ को मिले और 25-25 करके आपका जो भी डॉटर है या जो भी सन्स और डॉटर है आप उन दोनों में डिविडेंड करना चाहते हो 25% करके, तो आप वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हो और मैक्सिमम आप यहाँ पर 3 नॉमिनी को ही ऐड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल मेरा जो नॉमिनी है उसको सिलेक्शन करूँगा और उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पर एज टाइप कर देना है और आप कितना परसेंट उस नॉमिनी को देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 100% ही देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 100 सिलेक्शन किया है और सिंपली आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर से टाइप करना है और कैलेंडर से आपको फिल करने के बाद गार्जियन नेम में उसी नॉमिनी का नाम टाइप कर देना है और सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर चाहते हैं आप और भी किसी को नॉमिनी का शेयर में ऐड करना तो आप यहाँ पर शेयर को आप घटा या बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 50% दूं और मैं किसी अलग नॉमिनी को भी मैं यहाँ से ऐड भी कर सकता हूँ। तो सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको ऐड नॉमिनी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐड नॉमिनी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका नॉमिनी ऐड नहीं होगा। उसके बाद आप चाहे तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं या फिर किसी अलग नॉमिनी को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और आप उस नॉमिनी को कितना परसेंट शेयर देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा फिलहाल यहाँ पे एक नॉमिनी ऐड हो गया है और मैं किसी भी नॉमिनी को और ऐड नहीं करना चाहता हूँ। और नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे कॉमन स्कीम में एक्टिव, ऑटो, लाइफ सर्किल, एग्रेसिव और MSF स्कीम, तो यहाँ पर 4 तरह का स्कीम देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्शन कर लेना। अगर आप एक्टिव ऑप्शन पे सिलेक्शन करते हैं तो आप यहाँ पर मैनुअली आप कितना पैसा को इक्विटी में लगाना चाहते हैं, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाना चाहते हैं या कितना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाना चाहते हैं, आप चाहे तो उसको मैनुअली सिलेक्शन कर सकते हैं और किसी भी टाइम उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ऑटो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फंड है वो टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर कि आपका कितना परसेंट इक्विटी में लग गया, कितना परसेंट आपका क्रॉप्स बॉन्ड में लग गया और कितना परसेंट आपका गवर्नमेंट सेक्टर में लग गया। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मिनिमम कंट्रीब्यूशन अगर 500 का रखता हूँ तो 500 रख के अगर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेंशन फंड में आप किस पेंशन फंड में अपना पैसा को रखना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो टाटा पेंशन फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है मैंने इसको सिलेक्शन किया और इसको सिलेक्शन करने के बाद ही आप देखेंगे आपका इक्विटी में टोटल 250 रुपया गया और जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसमें आपका 150 और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें आपका 100, यानी कि टोटल आपका यहाँ पे 500 पैसा इन्वेस्ट हो गया। आप चाहे तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप चेंज करेंगे तो आपका इक्विटी का जो पैसा है कम हो जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है वो आपका थोड़ा बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो सेम ही रहेगा। अगर चाहते हैं आप लाइफ सर्किल ए वाला ऑप्शन को सिलेक्शन करना तो इसमें ज़्यादा जो पैसा है वो आपका इक्विटी में लगेगा और क्रॉप्स बॉन्ड में इतना लगेगा ये और गवर्नमेंट सेक्टर में आपका 75 रुपीज़ लग जाएगा। तो आपको जो भी यहाँ से पसंद आता है आप उनमें से सिलेक्शन कर लेना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो मीडियम वाला ऑप्शन है आपका लाइफ सर्किल 50 मॉडरेट 10E/55Y इस ऑप्शन को सिलेक्शन करूंगा तो मेरा यहाँ पर टोटल इक्विटी में 250 रुपया लगा और क्रॉप्स बॉन्ड में 150 और गवर्नमेंट सेक्टर में 100
रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर ऑटो ऑप्शन पे सिलेक्शन रहने दूँगा, क्योंकि मैं मैनुअली कुछ भी यहाँ पर नहीं करूँगा, सब चीज़ें ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट होते रहेगा। सिंपली मैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आप जो भी कस्टमर है उसका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली आपको सिग्नेचर को जेपीईजी फाइल में आपको अपलोड करना है। 2 केबी से लेकर 2 एमबी तक साइज होना चाहिए। तो सिंपली अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आप किस तरह से अपना प्रान कार्ड चाहते हैं। अगर आप ई प्रान लेते हैं, यानी कि जो कि सॉफ्ट कॉपी होता है, जिस तरह से पैन कार्ड ईमेल पे आता है उसी तरह से ई प्रान कार्ड आपके ईमेल पर आएगा, जिसके लिए आपको 18 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। उसके साथ-साथ अगर चाहते हैं, अगर आप फिजिकल जो प्रान कार्ड है लेना, इसके लिए आपका 40 रुपीज़ चार्ज लगेगा। तो साथ ही साथ आपको इस तरह से इस पेज को स्क्रॉल डाउन कर नीचे आना है। आप किस तरह से अपना प्रान कार्ड चाहते हैं, ई प्रान या फिजिकल, तो आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्शन कर लेना। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ई प्रान कार्ड चाहता हूँ, यानी कि जो ईमेल पर आएगा। तो सिंपली मैं सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपका 60% जो काम है, यानी 62% जो काम है, आपको यहाँ पे कंप्लीट दिख जाएगा। आप यहाँ से सभी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेंगे। अगर इनमें से लगता है आपका किसी भी डिटेल्स गलत हो गया है, तो आप यहाँ पर पेंसिल का आइकॉन है, आप यहाँ से एडिट यानी कि करेक्शन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा यहाँ पर सभी चीजें सही है, इसलिए मैंने कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक किया। इसके बाद आपका जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी होगा, यानी कि कस्टमर का जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी होगा, उसमें ओटीपी आएगा। सिंपली ओटीपी को फिल करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको 500 रुपीज का पेमेंट डिडक्ट होगा। आप यहाँ से सीएससी वॉलेट से पेमेंट करेंगे। पेमेंट गेटवे सीएससी सिलेक्शन करने के बाद सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना सीएससी का जो पासवर्ड है टाइप करने के बाद वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना वॉलेट का पिन देने के बाद पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट सक्सेस होने तक आपको यहाँ पर वेट करना है और वेट करने के बाद ही आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, इस स्लिप को आप प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे कहा गया है कि जो भी वीएलई है उसको 160 यानी 160 रुपया कमीशन दिया जाएगा। मंथ जब एंड होगा तब जाके आपका जो भी वॉलेट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ नहीं मिलेगा एक कमीशन, मंथली बेसिस पर मिले। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस दिए गए जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं मेरे चैनल पे हमेशा ही लाता रहता हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।